नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट दिस बॉडी यार। कॉलोनी के अंदर कुछ किन्नर्स आते थे, वो जब आते थे तो मैंने जाके उनको बोला कि मैं भी तुम्हारे जैसी, मुझे तुम्हारे साथ लेते हैं। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे ट्रीट करते थे आपको लोग? लैंडलॉर्ड को कॉल किया और लैंडलॉर्ड ने मुझे फ़ोन करके बोला ये तो पूरी कॉलोनी आपके खिलाफ हो रही है। तो मैं कहा क्यों हो रही है? बदलाव तो उस दिन जब आएगा जिस दिन इक्वालिटी की बात होगी। तीनों जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों एक साथ पैनल के साथ चलेंगे, तीनों कंधे से कंधे बराबर जाए, ये मैं बदलाव करके जरूर। आपने कब डिस्कवर किया, जब आपको कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, और आप कौन सी, उस वक्त क्या एज थी आपकी? देखो मैं जब मेरे बारे में बता रही हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाय बॉर्न, तो मैं लड़का ही हुई थी। Okay. और जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर के अंदर बहुत खुशियों का माहौल था। क्यों? क्योंकि मैं 4 सिस्टर के ऊपर हुई थी, कंटिन्यूसली 4 सिस्टर थी। तो कहीं ना कहीं एक मेरे जन्म से पहले ये था कि अब उस समय तो ये था भी नहीं ना जाके कि पता करा पाए कि लड़का है लड़की। तो अब जो टेक्नोलॉजी अपने अपनी है, तो मेरे घर में एक डाउटफुल था। तो मेरी बुआ थी, तो मेरे जो हमारे कुल देवता वगैरह, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो बच्चा आएगा वो निशानी वाला बच्चा पैदा होगा। तो मेरे घर में मैं जब हुई तो बड़ा सा खाना, पर जैसे जैसे मैं बढ़ती गई तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी थी, क्योंकि 4 सिस्टर के और एक मिडिल फैमिली में थे, ऐसा बहुत बहुत बड़े फैमिली थे ही नहीं। और मेरे बॉर्न के बाद में जाकर के मैं इतनी लकी हुई कि हम लोगों ने 630 गज का बड़ा बंगला लिया उस समय। तो आप लकी थे आप उनके लिए। तो मेरे घर में मेरे को और ज़्यादा लाड मिला, क्योंकि मेरे आने के बाद हमने एक सीमित मकान में रहते थे। तो मेरी माँ बोलती थी कि देसी को लड्डू टेढ़ाई सही पर मेरा है। तो जब मैं बॉर्न हुई तो वही सिस्टर के कपड़े पहनना, ज़्यादा बड़ी रिच फैमिली थी नहीं, पापा की जनरल स्टोर हुआ करती थी किराने की, तो ज़्यादा रिच फैमिली नहीं हुए थे। और हम लोग 9 भाई बहन थे, 9 भाई में 4 सिस्टर थी, उससे पहले एक सिस्टर थी, फिर तो हम लोग 9 भाई बहन थे। तो जब मेरा बॉर्न हुआ तो घर के अंदर ऐसा खुशी का माहौल था कि और वो जस्ट लाइक इतने भाई, और वो एकदम वो बड़ा हो गया तो उसके कपड़े इसने पहन लिया था। तो मेरे से 4 बड़ी सिस्टर थी, उनके कपड़े मैं पहन लेती थी ज्यादा थे। और वो मेरे अंदर फीलिंग वही फेमिनिन जो तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स थे वो ज्यादा डेवलप हो गए, क्योंकि हम जो चीज ज्यादा करते हैं वो चीज बॉडी के अंदर, क्योंकि हर इंसान की बॉडी के अंदर एक मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। जब मेरी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली फीमेल हार्मोन्स बढ़ने लग गए तो मैं कहीं ना कहीं अपने को आइडेंटिफाई एज अ फीमेल ही करने लग गई। और मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं मेरी जो सोल है वो मेल वाली फेमिनाइन है, और मैं गलत बॉडी के अंदर आ चुकी हूँ। और मैं वही बचपन में ही कॉलोनी के अंदर डांस करना, प्रोग्राम करना। तो हमारे उस समय कल्चर में ऐसा था, ऐसा कोई मानता नहीं था कि ये किन्नर है, छक्का है, बस एक क्या जनानों की तरह कर रहा है, ऐसा फील होता था कि लड़कियों की तरह क्यों कर रहा है, जनाना में लड़कियों की तरह क्यों कर रहा है। और वो चलता रहा सिलसिला। जैसे ही मेरे को मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में गई तो मुझे लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट दिस बॉडी यार। तो मैं, मेरी जो क्लास टीचर थे, मैं घर पे बड़ा जिद करके अपने तो मेरे को जब 6th से 7th स्टैंडर्ड में आई तो जब लड़के कहने लगे कि यार तो ये तो छक्का, क्योंकि मंदिर में जब जन्माष्टमी होती थी मैं राधा बन जाती थी, डांस करके आ जाती थी मंदिरों के अंदर। और उस समय जब औरतें पाँव छू के पैसे देती बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर अगली बार फिर आंटी का जन्माष्टमी कब आएगी, या अब मंदिर के अंदर डांस प्रोग्राम कब होगा, तो वो क्रेज रहता था। तो वो अंदर बढ़ता गया और कब जाकर के मैं उस दहलीज पे पाँव रखी तो एक दिन घर पे डांट भी पड़ी। तो मेरे से जो बड़ा वाला भाई था, क्योंकि उसको भी दोस्तों ने कहा होगा कि, तो मम्मी ने कहा कि देसी वाला लड्डू मेरा है, तुझे इससे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन मुझे लगा शायद मैं वो हूँ। तो हमारी कॉलोनी के अंदर कुछ किन्नर्स आते थे, तो मैंने, वो जब आते थे तो मैंने जाके उनको बोला कि मैं भी तुम्हारे जैसी, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। अच्छा, आपने से बोला उनको? उसको बोला तो उसने कहा पागल है क्या कि वो तुम, क्योंकि वो कैसे मान लेगी, आई ना बोली नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, अपने घर परिवार के साथ रहो, ये और वो। उसने ही मेरे को ऐसा लगा था उस समय, मेरे को लगा कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर तो शब्द क्या, कि मैं नॉर्मल मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल और मेल नहीं हूँ, और मुझे मेल की तरफ। तो उस समय मेरे को अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाई। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि लड्डू टेढ़ाई से मेरा है। और मेरी मदर ने मेरे साथ बहुत अच्छे बिहेव किया था और बहुत अच्छे से मेरे साथ ऐसा बर्ताव था कि, क्योंकि माँ का आचरण होता है ना, उसमें 1000 गुना
क्या लाखों करोड़ों गुना माफ हो जाते हैं, जब बच्चा कैसा भी हो। अगर ये माँ एक डाल आंचल का ढाल बन के खड़ी रहती है, तो मेरे को उसी दिन फील हुआ कि नहीं, मैं सेफ हूँ। और मेरी माँ ने मेरे साथ कॉन्सेप्ट, तो जो भी करना है घर के अंदर, कभी दोबारा शिकायत का मौका मत देना। और शायद मैंने अपनी माँ को शिकायत का मौका नहीं, और अभी भी थैंक गॉड इस दुनिया में मेरी मदर नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि अभी भी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, और मैं जैसी हूँ वैसी बनी हूँ, और ईश्वर मुझे हर बार हर जन्म में एज ए ट्रांसजेंडर बना के भेजे। तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई इसी रूप में करना चाहूंगी। आई एम वेरी कंफर्टेबल दिस जॉइन। आप जब आपको पता चला ट्रांसजेंडर है आप, तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला होगा लोगों से, या फिर बहुत आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे लोग आपको कैसे ट्रीट करते थे आपको लोग? देखो, जब तक मैं हिडन थी, क्योंकि मेरी मदर ने जब मेरे साथ काउंसलिंग करी और मेरे साथ एक अच्छे से बातचीत करके मुझे समझाया और किया, वो समझदारी मेरे माइंड में थी, और मैं एक अच्छे परिवार से साथ में पली बड़ी, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाहर जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाए मेरे साथ, या सारी चीज़ें। मैंने जब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, तब तक तो कुछ नहीं था मेरे लिए, पर मैं ज़्यादा लोगों से मिलती भी नहीं थी। पर जब मेरी मदर की डेथ हुई 25 साल पहले, तो उस दिन शायद मेरे तले जमीन खसक गई, और मैं उस समय सोची कि अब क्या होगा मेरे साथ में, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो उस समय मुझे बड़ा सा लगा कि ये लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी लंबी है, क्योंकि सुना हुआ तो सब था, साथ के कलीग्स के साथ सब कुछ सुना हुआ था, साथ के कलीग्स से प्रॉब्लम्स फेस किए थे, पर मैंने कहा मुझे वो काम तो कभी करना नहीं है, क्योंकि मेरी माँ से वादा किया था कि मैं जिंदगी में वो कभी काम नहीं करूं जिससे आपके और आपके परिवार का सर नीचा हो, और मैंने करा भी नहीं। और ईश्वर ने मेरे साथ, और मेरी माँ की सोल मेरे साथ है, डेट वाइज आई एम हेयर। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो जब जर्नी निकली, और माँ की डेथ का 1 साल में पूरी डिस्टर्ब रही, 1 साल डिस्टर्ब हुई, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज भी हुआ, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉपर्टी को लेकर के, और बहुत सारा क्राइसिस भी रहा। पर वो सबकी परिवारों में होता है, पर उसको भी मैंने बड़ा सज्जल तरीके से उसको भी किया, और आज भी हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टीज अभी भी हैं। हमने सालों में 25 साल भी हो गए, चलो लड़ाई झगड़े भी हुए, वो सब कुछ। उसके बाद मैंने करना क्या है, मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे बिल्कुल। लिए, और वो कराने। तो 1 साल डिस्टर्ब रही, फिर किसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड जब मैं हुई, तो मैंने जब देखा HIV प्रिवेंस में जब काम करना शुरू किया, और जब मैं घर से बाहर निकली, बाहर इन द सेंस आप मतलब आप मतलब इन द साइज से सोसाइटी से मिलना शुरू किया, और अपने आप को आइडेंटिफाई कि किया मैं कौन हूँ, ठीक मैं है। कौन हूँ। तो मैंने जब देखा सोसाइटी में इतने सारे प्रॉब्लम, लोग दोहरी सोच और दोहरा नजरिया मतलब लोगों का, यानी आपको दोहरी सोच है ना, कि आपने मेरे साथ बात कर ली, आप में कहीं डर है कि मैं बददुआ दे दूंगी, इसलिए आपने मेरे साथ बात कर ली, दीदी नमस्ते, ये पर मेरे पाँव छू लिए, पर सोच में अरे यार ये किन्नर लोग हैं, मतलब वो दोहरी सोच है कि वी आर कंटेंट, हमें दिल से किसी को एक्सेप्टिंग करना। तो वो शुरू से रहा हुआ है, और कि लोग सपोर्ट तो करने को तैयार है, बंद कमरे में AC में। तो ऐसे से चैलेंजेस देखे हैं कि मैं कहीं मकान ले जाऊं, तो मकान देने को कोई तैयार नहीं है। ऐसा भी होता था आपके साथ? ऐसा, क्योंकि ये बताओ कि कहीं पर सुख सुविधाएं, यानी जो सोसाइटी के लिए हेल्थ की, वॉश की, या स्कूलिंग की जो है, वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा निकल के आ रही थी। इवन जब मैंने HIV प्रिवेंस पे काम किया था, तो कम्युनिटी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, मेरे पास तो अपने सारे आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि मैं परिवार के साथ ही रही, और मेरे पास अपनी एजुकेशन से लेकर के और अभी तक के सारे आइडेंटिटी प्रूफ है। पर लोगों के पास जब माँ बाप घर से निकाल देते हैं, क्योंकि समाज के वो वेदनाओं की वजह से, समाज के उन प्रताड़नाओं की वजह से, कि कटाश भरे शब्दों की वजह से, अरे तुम्हारा लड़का तो ये है, तुम्हारा लड़का ये है, तो माँ बाप करें क्या? कि कोई ताउम्र तो हर कोई अपने बच्चे को पाल ले, चाहे दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाए या ब्लाइंड बच्चा पैदा हो, उसको तो हम पाल सकते हैं, पर एक जो ट्रांसजेंडर बच्चा है, उसका सिर्फ सेक्सुअल बिहेवियर अलग अलग है, वो पार्ट है, उसका पार्ट ऑफ सेक्स से चेंजेस है, पर उसको हम ताउम्र नहीं पाल सकते। कितनी बड़ी विडंबना है। पर आज हम उस चीज की एग्जाम्पल देखें, तो वही
बहुत कुछ करने के लायक भी ट्रांसजेंडर है। दूसरी चीज मैं बात करें, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जो है कि प्रॉब्लम्स जब वो बच्चे के साथ जब घर छोड़ देता है, न तो कोई अपनी आइडेंटिफाई नहीं, जब घर से निकाल दोगे तो कौन सा आप उसको आधार कार्ड देगा? ये आधार कार्ड तो अब जाकर के चालू हुए हैं, इससे पहले तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हुआ करते थे। 18 साल से पहले मैं कम से हुई नहीं तो मेरी कोई वोटर आईडी बनेगी नहीं, तो प्रूफ क्या होता था? पहले एक जन्म प्रमाण पत्र ही होता था या राशन कार्ड में नाम होता था। अब वो राशन कार्ड तो मैं घर से लेके निकल नहीं सकती थी। आप घर से खुद से निकले थे, बाई चॉइस निकाला था? आज मेरे परिवार के साथ हूँ, मेरे फैमिली ग्रुप में हूँ, मेरे सारे ब्रदर्स सिस्टर्स एवरी पर्सन मेरे से कनेक्टेड है। मैंने जिंदगी में वो काम करा नहीं कि मेरे परिवार मुझे छोड़े। अच्छा, मैंने कभी लाइफ कहना कि मैंने जिंदगी में आज भी मेरे परिवार में मेरे से बड़ा वाला भाई भी मेरे से दीदी करके बात करता है, सारी चीज पूछता है कि ये चीज है। भाई भतीजों की शादी होती है, बाकायदा मेरे जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं सब में मेरा नाम होता है। तो आप जिंदगी करना खुद को करे तो मतलब कि खुदा बंदे से मुझे बता दे रजा क्या है। हम अपने आप को इस तरह निखारने, क्योंकि किन्नर वो चीज है कि समाज ने उसके वजूद को पहचाना नहीं, समाज ने उसको अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को अपने वजूद को पहचाना कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं हर चीज को बदल सकती हूं। पर वो टूट जाता है समाज की उन वेदनाओं से, समाज के उन प्रताड़नाओं से, या समाज के कटाक्ष भरी नजरें और कटाक्ष भरे शब्दों से वो इतना अपने आप को प्रेरित हो जाता है कि वो अपने आप को संभल नहीं पाता। और वो क्योंकि जब तक इंसान खुद इतना स्ट्रांग रहेगा ना, तो किसी कोई ऐसी ताकत नहीं कि उस इंसान को आ सके। तो जब आप ये सब आप घर से छोड़ा आपने, फिर आपने लोग आपको कैसे घर ट्रीट नहीं कर? छोड़ा मैंने। हाँ, मतलब आप घर के साथ ही थे लेकिन आप एनजीओ ज्वाइन किया आपने? फिर एनजीओ ज्वाइन किया तो मैंने एचआई प्लेयर्स पे जब काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करती थी। तो जब एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करती थी तो मैं देखा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मटेरियल है वो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि उनके पास ना तो आधार कार्ड होता है, ना कोई वोटर आईडी है, ना कोई बैंक अकाउंट्स है, ना क्या है। तो इनके साथ डबल सिग्मा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा। तो हम लोगों ने जब मैं नेशनल पे काम करने लगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, तो हमारे जो नेशनल्स हर स्टेट के अलग अलग लोग मिलते थे, जो हमारी नेशनल मीटिंग्स होती थी, तो हम लोगों ने जब नेशनल पे काम किया तो तब जाकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जो मेरी माँ गौरी सावंत और जैनब पटेल ने और मेरी गुरु लक्ष्मी नाथ पटेल ने मिलकर के एक पिटीशन दायर करी थी कि जेंडर इक्वालिटीज को लेकर के अपने जेंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक। तो जब एक सेंसर डाटा सरकार के पास गया तो इतना डाटा था नहीं कि हमारी कम्युनिटी इतनी है, तो सरकार ने कैसे हम आपके जेंडर को रिकॉग्नाइज करें। तो 2013 के अंदर वापस पूरे सरकार ने एक आदेश दिया और 2013 के अंदर हमने वापस मिलकर के वापस एक जनगणना शुरू करी, एक सेंसर डाटा लेने के। तो हम लोगों ने एक सेंसर डाटा सरकार को वापस सबमिट किया, यानी 2011 की जनगणना जो सरकार के पास थी उसको एक सेंसर डाटा था, और 2013 में हमारे कमेटी के द्वारा की गई एक सेंसर डाटा को जब सबमिट किया तब जाके 22-22.5 लाख लोग थे। और 22.5 लाख को जब सरकार ने के पास सेंसर डाटा गया तब सरकार ने जाकर के 2014 में जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया। 2014 में 15 अप्रैल 2014 को एक वर्डिट आया जिसमें ये कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया है, एक थर्ड जेंडर में सेल्फ आइडेंटिफाई किया गया है, और सेल्फ आइडेंटिफाई के साथ उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस क्लियर की थी। पहले जो हमने डेफिनेशंस की थी हमने सिर्फ ट्रांसजेंडर किन्नर लोग को लिया था जो डेरों में और उनमें रहता था, पर जब सरकार ने जो आइडेंटिटी डाटा इंक्लूड किया उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, जोगती, अरवानी, मंगलामुखी, कोती, मतलब इतने सारे डेफिनेशंस को सरकार ने क्लियर किया। तो हमारी जो ये पॉपुलेशन थी ये 4 गुना हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जो हिडन पॉपुलेशन थी वो भी निकल के सबसे बड़ा था वर्ड था कि सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी जो अपने आप को खुद चल के डिक्लेरेशन करेगा डेट वाइज अ ट्रांसजेंडर। अब डिक्लेरेशन तो कोई भी कर सकता है कि स्टाम्प पेपर में। अब 2014 के अंदर जब जजमेंट आ गया तो ये एक जर्नी रही जिसमें देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हर स्टेट के अंदर एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए हर स्टेट के अंदर। फिर 14 से लेकर के जब 14 में जजमेंट आया, 15 में हम लोगों ने वापस हमारे स्टेट के अंदर जाकर के एक
पिटिशन दाखिला के दिए, अर्जी लगाई कि हमारे स्टेट में भी ट्रांसजेंडर बोर्ड होना चाहिए। तो ये देखो 16 महीने की बड़ी मशक्कत के बाद में हमारी सरकार के साथ में पूरा बराबर तालमेल बैठा करके उसकी एसओपी रेडी करना, सब कुछ करना, जब सरकार को सारे वेलफेयर बोर्ड के, तो 26 अगस्त 2016 को जाके एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना राजस्थान में, और जिसको पहली बार जो 2018 के अंदर जो सरकार थी उन्होंने फंड भी सेंक्शन किया, करीबन 10-1 लाख का फंड सेंक्शन किया। तो उस पे हम लोगों ने काफ़ी सारा काम भी किया, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पे, इस पे, पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं कि 2019 के अंदर जाकर के दूसरी सरकार आ गई। अब उस सरकार ने 2019 में आते कोविड आ गया। कोविड में बहुत सारा इतना क्राइसिस हुआ, फिर भी हम लोगों ने कोविड में भी हम लोगों ने सरकार के साथ एक अपनी तालमेल बैठा करके एक ट्रांसजेंडर्स जो बोर्ड बना, और बोर्ड के साथ में जब मीटिंग हुई और उसमें कितना फंड सेंक्शन है, तो हमने करीबन 10 करोड़, सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड सेंक्शन किया फॉर किस चीज़ के लिए? ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के, उसकी अच्छा। लाइवलीहुड के दौरान। फिर हमने उसमें सरकार को एक एसओपी बना के दी कि ये 10 करोड़ का जो फंड है किन किन डिफरेंट सेक्शन में खर्च होगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, आपने ये एसओपी बना के दी, और हम एक बार कम्युनिटी से और बात करना चाहेंगे। तो कोविड चल रहा था, हमने इसको ऑनलाइन मीटिंग रखी, हर स्टेट के एक पर रिप्रेजेंटेटिव को रखा, जिसमें उनके सामने बताया कि हमने एसआरएस के लिए फंड रखा है, हमने स्कॉलरशिप के लिए रखा है, हमने एजुकेशन के लिए रखा है, हमने रेंट के लिए रखा है, हमने ये किया, हर स्टेट के ट्रांसजेंडर्स के लिए कम्युनिटी हॉल के लिए रखा है, या वृद्धाश्रम के लिए रखा है। ये सब डिफरेंट सेशन में हमने बताया कि ये 3 साल का जो फंड है इसको डिफरेंट सेशन में खर्च करने का रहेगा, पेंशन का, इनका सबका डिफरेंट। तो ये सब चीज़ें जो थी, तब जाके हमने काम करना शुरू किया। तो ये प्रॉब्लम, आज मैं कहीं मकान भी लेने जाऊं तो एक मकान जहां 2,000 रुपये किराया है, मुझे 6,000 रुपये देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ये प्रॉब्लम है। आज मैं किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाती हूँ तो मुझे देखेगा कौन सा डॉक्टर, मेरे लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हमने वुमेन्स स्पेशलिस्ट देख लिया, हमने हार्ट स्पेशलिस्ट देख लिया, मुझे बड़ा डाउटफुल है कि मैंने क्या। और सबसे बड़ी चीज़, हम कहीं पे भी जाते हैं तो देखा जाता है कि हम साइनेज बड़ा देखते हैं, मेल और फीमेल का साइनेज है, कहीं ट्रांसजेंडर का साइनेज है। तो साइकोलॉजी तो मेरी यही है कि मैं कौन से क्यू में लगूं, मेल फीमेल कौन से कि में जाऊं? मैं मेल या फीमेल है। अगर मैं मेल में लगती हूँ तो फीमेल से मुझे देखेंगे यार मेल में लग गई, और मैं फीमेल में लगती हूँ तो सारे मेल मुझे देखेंगे वहाँ क्यों लग गई। तो मैं बड़ा कंफ्यूजिंग होती है मैं कौन सी लाइन में जाके लगूँ। तो अभी भी, और फिर मैं, आप कहते, लोग, सोसाइटी कहती है कि आप रूल्स को तोड़ रहे हो। तो सरकार ने जब इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इंक्लूजिंग की बात कर रहे हैं, एक उच्च न्यायालय के अधिक जो वर्डिट है, सरकार उस वर्डिट को भी नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने इतना बड़ा वर्डिट दे रखा है। तो हम खुद जिस जिस पोस्ट पे बैठे, हम कमेटी को समझ तो पाए। तो एक चीज ये है, आज उसकी तरह की बात करूं तो वॉशरूम की बात करती हूँ, मुझे वॉश की बहुत जरूरत पड़ती है। सुबह इंसान की शुरुआत टॉयलेट से होती है, रात को टॉयलेट पे खत्म होती है। तो आप ही देखो, कहीं मेरे लिए वॉशरूम की फैसिलिटी, अगर मैं फीमेल जाता तो फीमेल बड़ी अलग अलग नजर देंगे, मैं फीमेल टॉयलेट नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं मेल टॉयलेट में, तो मेरे लिए नहीं है। बट थैंक गॉड, अभी हमारे गेटर और हेरिटेज ने मेरे अथाह प्रयास से जाकर के हमने एक साइनेज लगा। हमने कहा हमें अलग नहीं चाहिए। वाई शुड यू अलग? अलग क्यों? जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसमें सिर्फ साइनेज लगा दो। साइनेज है, या तो जेंडर इंक्लूसिव, हम हमारे इंडिया में जेंडर इंक्लूसिव नहीं टॉयलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली है तो जेंडर न्यूट्रल को टॉयलेट को वैसे लॉ को क्यों होता है, और नहीं कर सकते हो। पर तो कम से कम जो ऑलरेडी मेल और फीमेल से बने हैं वहां सिर्फ साइनेज लगा दो ना, ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिला, बस बात खत्म। आपको इतना से तो करना, साइनीज तो लगा। पर हमारी बात को माना और उन्होंने ये भी किया। तो ये जर्नियां जो है समाज के प्रति इतनी है कि सपोज मैं बात करूं, एक ऑफिसर है, वो मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है, और मेरे दरवाजे के बाहर निकलते ही उसके साथ के कलीग्स कहेंगे क्या बात है जैन साहब, पुष्पा बड़ी करीब आ रही है, तो दोबारा जैन साहब मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी विडंबना है कि कोई हमें बात करने की कोशिश करता है कि हमारे दूसरे लोग उसे टॉर्चर करना शुरू करें।
या आपने सपोज आपकी सोच अच्छी है, आपने अपने घर के अंदर मुझे 2 रूम ऊपर के दे दिए, तो आपके पड़ोसी कहेंगे अरे किनको दे दिया, गुप्ता जी मकान किनको दे दिया, अरे मुझे ही बोल देते, आपके आपके किराएदार हम बैठा देते, आपको कितनी किराए की जरूरत पड़ी थी, अब इनको दे दिया। ये फैक्ट है। और मैं मेरी बात बताऊं कि मैं जब बता रही हूँ 2017 की बात है, मैंने एक फ्लैट लिया था न्यू सैंग रोड पे। तो जब मैंने फ्लैट लिया तो मैं शिफ्टिंग हो गई थी उस दिन, शायद फ्लैट के अंदर नीचे वाली बिल्डिंग में कोई था नहीं और मैं शिफ्ट हो गई। सुबह जैसे मैं उतर के नीचे जा रही थी या नीचे से ऊपर दूध दूध लेकर के गई, तो हमारी बिल्डिंग के लोग देखे कहाँ जा रही है ऊपर। मैं कहा मेरा फ्लैट है ऊपर। बोले ऊपर आपका फ्लैट कब से आ गया। मैं कहा ऊपर लिया ना मैंने, मैं ऐसे करके चली गई। उस बंदे ने तुरंत 5 सेकंड में ही जाके 10 सेकंड 5 मिनट में जाकर के मेरे जो भाई बना हुआ है उसको कॉल करके कहा कि बना जी मकान किनको दे दिया आपने, आपको मकान देता मुझे बोलते थे मैं आपके किराए पे जा रहा, इनको क्यों दे दिया आपने। तो उसने कहा वो बंदे ने ये इतनी बात अच्छी बोली, मैं आज भी इसकी थैंक्स कहूंगी। उन्होंने कहा मेरी बहन है, मेरी बहन को दिया है मकान, किसी और को नहीं दिया, मेरी सिस्टर है, आपको कोई दिक्कत है क्या। तो बोले नहीं मेरा मकान है, मेरी बहन को दूं किसी को दूं। वो बंदे ने एक छाती चौड़ी करके बोला कि मेरी बहन है। तो डेट्स आई वेरी हैप्पी कि उस समय उस सिचुएशन के टाइम पे उसने वो फेस किया। अदरवाइज दूसरे लोग तो कहते हैं हमें 1 महीने बाद खाली करना। तो ये देखो कि सोच लोग की अभी भी है कि हम एक तरह से चाहते हैं कि सोसाइटी इंक्लूसिव हो। हम कहते हैं आप कमाते क्यों नहीं हो, आप क्यों बैगिंग पे हो, आप क्यों बधाई पे डिपेंडेड हो, आप क्यों नहीं ट्रेन बैगिंग करते हो, आप क्यों सेक्स। दूसरे तक क्या कोई काम देने की सोचता है। अगर आज मैं पुराने टाइम पे देखूं, अगर पुराने काल में जितने भी राजा मुगल साम्राज्य जितना भी था कि समाज के लोगों को औरतों की सुरक्षा के लिए लगा दिया जाता था। उनकी बिना इजाजत के, किन्नरों की बिना इजाजत राजा भी अंदर नहीं प्रवेश करता था रानियों के लिए। तो आप देखो रानी पद्मिनी के जौहर के टाइम पे 500 किन्नरों ने अपनी जान दी है। यानी आप देखो हिस्ट्रिकल कितना। सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैं शास्त्रों की बात कर रही हूं, मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रही हूं, तो ये देखो राजा श्री राम प्रभु की 5 सखियां थी, एक निलाती, एक धुलाती थी, एक खिलाती थी। ठीक है। तो आप देखो श्री राम प्रभु को गोद में खिलाने वाला समाज, श्री कृष्ण प्रभु को गोद में खिलाना समाज कितना पुराना समाज है। पर हम दशा आज देख रहे हैं कि वो कहीं सिग्नल पे वो भीख मांग रहे हैं, कहीं सेक्स वर्क में है, कहीं ट्रेन में है, कहीं बधाई पे है। क्यों न हम समाज के बच्चों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है घर से ही। माँ बाप ही नहीं समझ पाते, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख के 36 नसों का दूध पिला के बड़ा करती है, वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के कैसे घर से बाहर निकाल सकती है। आपके होता है समाज में ऐसा? तभी तो बच्चे बच्चे घर से बाहर छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा? वही तो मैं पूछ रही हूँ समाज के कि क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, क्या मैं टीचर नहीं बन सकती, मुझे मौका तो दो। पर आपको अगर आप जैसे एडमिशन लेने जाओगे आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में, तो आपको मना करते हैं क्या? बैरियर देखो क्या होता है? अब तो बहुत सारा चीजें बदलाव हो चुका है। मैं पहले तो कह नहीं सकते क्योंकि पहले तो एक रूल्स भी नहीं थे कि हम देखा जाए आर्टिकल 14 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करी गई है, वहां कहीं जेंडर की बात नहीं करी गई है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ। और पर कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 की वजह से मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना मिला। आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा में जब मैंने खटखटाया तब जाके मेरे जेंडर्स को रिकॉग्नाइज तो मिला। और मेरे जब जेंडर को रिकॉग्नाइज मिला तभी तो आज कई जगह बच्चे कॉलेज में एडमिशन भी ले पा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी ले पा रहे हैं। इवन आप अगर रेंट पे ले रहे हो तो रेंट का एग्रीमेंट दिखा करके आपको रेंट भी मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रही है, आपको ऐसा। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले था, तो पहले था सिचुएशन और थी। अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लोग की सोच में बदलाव भी आ रहा है। पर आज भी हम जैसे देखते हैं रेड लाइट पे खूब, मतलब कि लोग ना आज भी डरते हैं कि यार ये लोग आ गए हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि उस सिचुएशन से निकल जाएं। और बहुत लोगों को डर लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। डर ही तो खत्म करना है। वही क्यों होता है? हम मिथ्याओं को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक समाज को लोग को अपना नहीं सकते हैं। हम अभी डरते हैं कि इनकी दुआएं बददुआएं लग जाएंगी। हाँ दुआएं लगेंगी मेरी,
बद्दुआ भी लगेगी मेरी, बद्दुआ तो मेरी तुम्हारी बद्दुआ भी मुझे लग जाएगी। मैं नाजायज तुम्हें परेशान करूंगी तो तुम्हारे अंदर की मेरे को भी मेरे को भी बद्दुआ लगेगी तुम्हारी, तो वो तो है ही नहीं ना। पर एक सब सिचुएशन देखो कि हम समाज को बैठ के बात, एक कप चाय पीने की बात नहीं करते हैं। जिस दिन समाज के साथ बैठना उठना शुरू कर देंगे तो जो हमारे अंदर डर है वो डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन बच्चा घर से बाहर फेंकना बंद हो जाएगा उस दिन डर खत्म हो जाएगा। इस डर से निकलना है, इन मिथ्याओं से निकलना है, क्योंकि इससे मिथ्याएं हैं कि ये डर हुआ, क्योंकि वो टाइम अलग था, आज टाइम अलग है, सिचुएशंस अलग है। अब इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी की बात नहीं हुआ करती, अब बहुत चीजें बदलाव हो गए और इसके लिए कानून बन चुका है। डर नहीं जगह, हम साइंस के युग में जी रहे हैं, हम श्रापित वाले त्रेता युग द्वापर युग में नहीं जी रहे हैं, हम त्रेता युग द्वापर युग में नहीं जी रहे हैं। वी आर द, हम अभी जी रहे हैं, हम साइंटिस्ट के जमाने में जी रहे हैं जहां पर आईफोन 14 अपना रहे हैं, पर सोच अभी तक भी हम कीपैड वाली रख रहे हैं। हम कीपैड की सोच से निकलना है। जब मैं आईफोन अपना रही हूं, लैपटॉप की टेक्नोलॉजी अपना रही हूं, मैं साइंटिस्ट तक, हमारी कल्पना चावला तक जैसा कि चांद तक जाने की बात कर रहे हैं, वहां हम अभी तक ये सोचने की इसकी दुआ लगेगी बद्दुआ लगेगी। पर लोग आज भी मतलब कि आपको फील तो होता होगा कि ना, जैसे आप किसी होटल में चल जाएं, रेस्टोरेंट में चल जाएं खाने पीने, तो आपको थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हमको मिल रहा है अभी भी। देखो मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर भी चल जाती हूँ कहीं, तो लोग देखते हैं, तो वो उनका नजरिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग मुझे क्या देगा, जब तक मैं अपने आप को स्टोर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कैसे भी देखो, तो मेरे लिए कुछ भी कहो। आई एम ए सेल्फ लव। जिस दिन मैं अपने आप से प्यार करना शुरू कर दूंगी तो दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे एकदम फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे किस तरह देखोगे। और मैं हूं मैं स्पेशल, इसलिए तो मुझे देखते हो। वी आर द स्पेशल, ईश्वर ने मुझे बना रखा है तो आई एम द स्पेशल ना, इसलिए तो मुझे देखते हो। पर तुम्हारा देखने का नजरिया कटाश भरी नजरें और वो बहुत करे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता और ये फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। सही बोल रहे हो आप, क्योंकि जो समाज मुझे ठुकरा रहा है उस समाज को मैं ठुकराती हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, जैसे ना अभी कुछ दिन पहले मैं रेड लाइट पे जा रहा था एंड वहाँ पे मतलब मैं तो जब भी मिलता था मैं तो राधे राधे कर देता हूँ या कुछ भी मैं ग्रीट कर देता हूँ जो भी होता है। पर ना मेरे साथ जो बैठा था उनकी सोच बताता हूँ, उनने क्या बोला कि इनको अगर नहीं देंगे ना तो ये लोग ना नंगे हो जाते हैं, और फिर वो मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोला इसने। देखो एक चीज ध्यान रखना, कानून सबके लिए है। 2019 के अंदर अगर हम कहीं पे भी एक अभद्रता व्यवहार कर रहे हैं या अभद्रता के, कानून सबको बाध्य करता है। 2019 का जो मेरा एक्ट है वो बहुत चीज इसमें इम्प्लीमेंटेड करने की बात करता है कि अगर विक्टिम कोई भी नॉनसेंसेस क्रिएट करता है तो ठीक है, आपने दे दिया, हाथ जोड़ लिए। अगर कोई भी विक्टिम नॉनसेंसेस क्रिएट करता है तो उसके लिए कानून है, हम कानून की मदद ले सकते हैं, डर नहीं सकते हैं। समझ गया इस चीज़ को। तो आपको जब ऐसा आप फील करते हो, जैसा आपने, चलो आप बहुत स्ट्रांग है कि आपको लगता है कि मैं तो सेल्फ लव करती हूँ, बट जो बच्चे हैं अभी जो खुद को पता कर रहे हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं या फिर क्या गे हैं, लेस्बियन हैं, जो भी, देखो मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट साहब के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सरकार को भी एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक काउंसलर सेंटर रखना चाहिए, जिससे जो है पता कर पाऊँ कि मेरा जेंडर क्या है। हाँ, जेंडर काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है और होना चाहिए, क्योंकि और हर स्कूल के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि जो आने वाले जनरेशन में बच्चे हैं वो भटके नहीं। क्योंकि जब तक कॉलेजेस स्कूल में एक सेंसिटाइजेशन जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स नहीं होंगे, और एक बार नहीं, ये कंटिन्यूसली होते रहने चाहिए, और जब तक ये जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो निकल के आएंगे और पता कर पाएंगे मेरा जेंडर क्या है। अभी तक वो पता भी नहीं कर पा रहे कि उनका जेंडर है क्या, वो बड़ा डाउटफुल में है, और वो डाउटफुल में कई बार तो अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, और डिप्रेशन में डाल के बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन भी करने लग जाते हैं, और जिसके बाद में जाके उनके लिए हार्मफुल उनके लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए जेंडर काउंसलिंग होना चाहिए, जिससे लोग समझ पाए कि मेरा जेंडर क्या है और अपने जेंडर के प्रति
जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल ना स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पे मुझे मेल, फीमेल, गे, बाइसेक्सुअल भी मिल जाएगा, लेस्बियन मिल जाएगा, बट मैंने आज तक कभी भी ट्रांसजेंडर नहीं देखा। देखो कॉलेजेस में, आप जो कॉलेजेस में गए हैं या उसमें गए हैं, पहली चीज तो सरकार ने जो पोर्टल बनाया वो 18 साल से ऊपर के लोग अपने ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी कार्ड ले सकता है, ठीक है। अब छोटे बच्चे के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो वो मेल फीमेल में वो करेगा। किस में जा करके करेगा, मेल या फीमेल में एडमिशन लेगा, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड कर पाएंगे मेरा बच्चा क्या ट्रांसजेंडर है या मेल है, तो बाइनर है, तो वहां पर आपको एडमिशन दिखेगा सर। और जो बच्चा घर छोड़ दिया उसने, पहली चीज तो वो जाकर के जब उसने बैगिंग करना शुरू कर दिया, सिग्नल पे खड़ा करना शुरू कर दिया, बधाई मांगना शुरू कर दिया, तो वो आपको कॉलेज में कहाँ दिखेगा, दिखे भी नहीं पाया। और अब कॉलेज में दिखेगा तो यहाँ तो उसकी पहले प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो, तब जाके वो जाके हाई एजुकेशन जाए। पर मैं आपको राजस्थान का आंकड़ा बताऊं, 183 लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वाओ। प्राइमरी एंड हाई एजुकेशन का, ये हमारे पास आंकड़ा है। और अभी हम लोगों ने एक, मैं आपको न्यूज़पेपर दूंगी, हम लोगों के मेरे पास कटिंग भी है, हम लोगों ने ये उदयपुर के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसमें हमने बाकायदा पूरा सेंसर डाटा दे रखा है, किस स्टेट के अंदर कितने लोग पढ़ रहे हैं, किस चीज़ का पूरा दे रखा है, स्टेट सॉरी बोल रही हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये राजस्थान का आंकड़ा है। अच्छा। 183। तो आप कह रहे हैं दिखा नहीं, तो दिखा इसलिए ऐसे नहीं नहीं होगा है। क्योंकि कई हिडन भी हैं, वो स्कॉलरशिप्स वगैरह ले रहे, तो ये 183 का हमारे पास आंकड़ा है। मैं जैसे ना पूछता हूँ कि जैसे कोई भी बच्चा होता है ना, 18+ है, उसको पता चल गया कि वो ट्रांसजेंडर है एंड वो चाहता है कि आपके पास आए, तो वो आपके पास आता है तो आप उसको कैसे, क्या समझाते हैं, कैसे उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है फिर? पहले तो हम उसको जो हमारे पास बच्चा आता है तो हम तो सबसे पहले तो कोशिश करते हैं उसकी काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके अपनी लाइवलीहुड के साथ जीने की कोशिश करें। उसके साथ एक बार, दो बार, तीन बार काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग के दौरान में उसका बिहेवियर देखते हैं, क्या बिहेवियर है। और जब हम बिहेवियर देखते हैं कि भाई नहीं, इसको तो भाई आगे चल करके ये जा भी नहीं पाए, क्योंकि इजी मनी सबको चाहिए, है ना। तो बहुत कोशिश करते हैं कि जगह अगर हमें लगता है कि वाकई में, तो हम हमारे गरिमा गृह में उसको एडमिशन देते हैं। एडमिशन दे करके 3 मंथ्स का पहले एडमिशन देते हैं, मिनिमम 6 मंथ का देते हैं। वहाँ बाहर रह करके उनको कोई जो ड्रॉप आउट है बच्चे, उनको पढ़ाई करना करे, या जो कोर्सेज करना है, जैसे ब्यूटिशियन कोर्स करना है, या उनको क्या कहते हैं, पार्लर का कोर्स करना है, या स्टिचिंग क्लासेस करनी है, कंप्यूटर कोर्स करना है, वो कराते हैं। या अच्छा, स्टिचिंग का भी कराते हैं आप लोग? हाँ, और क्राफ्ट का, तो ये सब चीज़ें हैं। पर ये करने के लिए उसको भी अपना टाइम देना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा दिन हमें दो, आपके पूरे 24 घंटे में से हम सिर्फ 18 घंटे, 6 घंटे रात के सोने के, हम 18 घंटे में से हम आपको सिर्फ कहते हैं 3 घंटे हमें दीजिए, बाकी दिन आपका ही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम 3 घंटे आपके मांगे, और उसमें भी आपको सिखा रहे हैं चीज़ें, ये बॉन्ड। और थोड़ा सा रूल्स में रहना पड़ता है, क्योंकि विदाउट रूल्स आप ये समझ सकते हैं कि जब तक बाग में माली, कैंची और फावड़ा नहीं चलाएगा तो बाग भी उजड़ जाता है। अभी आपने ना ऐसे बोला इजी मनी, ऐसा क्यों बोला आपने इजी मनी? इजी मनी क्या है, आज मैं सपोज मैं किसी को जॉब पे लगाती हूँ तो 10,000 15,000 की जॉब पे लगेगा, और वो वहां पर कहता है मुझे मेहनत करनी नहीं है, क्लैप बजाते महीने में मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ या 15,000 का, तो वो क्यों आएगा? इजी मनी होगी ना। तो एवरी पर्सन लाइक टू द इजी मनी। तो वो जब हम काउंसलिंग करते हैं, लगता है यार जिसने 18 साल तक लाइफ में फ्रीडम लाइफ रही हुई है, उसको सिस्टम में जाके के जॉब करने का अच्छा लगेगा, उसको चाहिए कि मेरे को तो वैसा अलग काम चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा इजी मनी हर किसी को चाहिए। समझ गया मैं। ये वो क्यों बॉन्ड होगा? अगर आज बॉन्ड होगा तो 8 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके महीने में आकर 10,000 आते हैं, और वो सुबह सुबह जाके डांस करके 30,000 रुपये कम महीने कमाए, तो वो क्यों लाइवलीहुड के साथ जुड़ेगा? तो ऐसा होता है, मतलब कि मेजरली होता है, क्योंकि रीजन क्या है ना, सोसाइटी एवरी पर्सन लाइक जो है वो समझता है कि इन फ्यूचर है क्या मेरा। पर ये बदलाव आया है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हमने हमारे गरिमा गृह से कई बच्चों को हिंदुस्तान जिंक में, टाटा स्टील में, अमेजोन में और फ्लिपकार्ट जैसे
यहाँ होटल इंडस्ट्रीज में काम पे लगाया भी है, और बच्चे काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चे काम नहीं कर रहे, काम कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ रह करके बच्चे NSD में जाके कैंटीन में भी काम कर रहे हैं। करने वाला अच्छे से काम भी कर सकता है, पर जिसने सोच लिया, जिसने अपनी मानस बना लिया कि मुझे सिर्फ बधाई मांगनी है या मुझे ये काम करना है, उसकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। उसकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है ना, आप किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते। आप उसकी 1 काउंसलिंग करोगे, 2 काउंसलिंग करोगे, 4 काउंसलिंग करोगे, चौथी बार वो खुद ही भाग जाएगा कि ये तो बार बार समझाने का काम करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज समझाने वाले पास में कभी कोई नहीं बैठेगा, वो बाद में रोएगा। क्योंकि मेरी जब लाइफ खत्म, ऐसा ही चीज मैं आपको बता दूं, स्कूल टाइम में अगर एक बच्चा स्कूल में के साथ में, उस बच्चे के साथ में जो ट्रांसजेंडर बच्चा है या गे बच्चा है, उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है या उसका कुछ वायलेंस होता है या कोई क्राइसिस होता है, तो स्कूल का मास्टर बच्चे को स्कूल से टीसी देता है। जिन जिन बच्चे ने उनके साथ क्राइसिस किया है या जिन्होंने उसके साथ में हैरेसमेंट किया है, उनको पनिश करने की जगह उससे सजा दे दी जाती है कि स्कूल से निकल जा। वो घर आता है और घर में आके पेरेंट्स बोलते हैं तेरे को तुझे ऑफिस से निकाल, स्कूल से निकाल दिया, तो घर के साथ के कलीग्स उससे हंसते हैं, तो वो मजबूरन घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि ये बड़ा विडंबना है ना। और सेम वैसा ही है कि एक बच्चे के साथ में किसी ने ब्लैकमेलिंग कर दिया, और जब ब्लैकमेलिंग कर दिया, तू मेरे स्कूल का काम कर, तू नहीं करेगा मैं तेरे को सबके साथ बता दूंगा। और वो बच्चा डर के हमारे स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया तो वो घर वाले ने घर से निकाल दिया, स्कूल ने निकाल दिया, डर के हमारे स्कूल गया नहीं, उन्हें घर छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, और न जाने उन किन गलियों में चला गया जहाँ पर वापस लौटने का नाम नहीं दिया। जब जैसे आपकी जर्नी तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि आपने ना जो भी देखा, आपकी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, है ना, बट एक जो बच्चा आपके पास आ रहा है, उनकी जर्नी कैसी होती है? जैसे आपने तो चलो स्टार्ट कर दिया, आपको मैं बता रही ना, ऐसे ऐसे बच्चे केस हैं कि जब मेरे पास एक बच्चा है, पूरी रात भर घर छोड़ के जब आ गया था, कि पूरी रात भर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे सो रहा था, तो पुलिस वाले ने देखा कौन है, और पुलिस वाले उसको उठा के ले गए। उसने जाके उसका आधार कार्ड वगैरह सब चेक किया, तो भैया वो निकला फीमेल जब निकला तो भैया उसको भेज दिया महिला सुरक्षा केंद्र है उनका जो परे जाता है, वहाँ भेज दिया। वहाँ भेजा तो वहाँ सुबह रात को सुबह 4 बजे मेरे पास कॉल आया कि पुष्पा जी हमने इससे बात करी काउंसलिंग, तो ये तो ट्रांसमैन है, फीमेल से मेल है, तो इसको हम आपके पास भेजेंगे। मैं कहा मेरे पास भेजने से भाई, मेरे पास भाई कौन है, क्या है, कहाँ है? तो फिर उन्होंने दिन भर उसकी काउंसलिंग एक बार वापस करी, फिर शाम को 4 बजे उन्होंने रेफर करके मेरे पास भेजा। तो जब माँ बाप घर से निकालते हैं तो बच्चों के साथ जर्नी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस समय न तो कोई चारा होता है, न कुछ होता है, या तो उसमें अंधेरी माचिस की तीली भी रोशनी का बहुत बड़ा काम करती है। कई बार तो ये होता है कि या तो न चाहते हुए भी उस पीतल के घुंघरू और काठ की ढोलक का सहारा लेना पड़ता है, या कई बार जो ट्रेन बैगिंग करने वाले उनसे उनसे संपर्क में आता है, या कई बार सिग्नल पे जो भीख मांगते थे उनके साथ कनेक्टेड, या कभी सेक्स वर्कर वालों के साथ में कनेक्टेड हो जाता है। तो ये सिचुएशन तो सबके साथ होती है, पर जब कई बार हमारे से कांटेक्ट में आने के बाद में कईयों की लाइफ बदल भी गई है। उसका मेंटल हेल्थ कैसा रहता होगा? मेंटल हेल्थ मतलब देखो, मेंटल हेल्थ के लिए अगर कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग, मैं टाइम टू टाइम पे वहाँ पर मेंटल हेल्थ की जो हमारे साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर मोहिनी है, तो मैं 1-2 बार सेशन कराती रहती हूँ। फिर उनको कुछ लगता है तो कहती है मुझे पर्सनल इनके साथ बैठ करके 1-2 सेटिंग लेनी पड़ेगी, तो फिर हम उनको रेफर करके भेजते भी हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, पर कई बार क्या होता है कि मैं पूरी डिस्टर्ब हर जगह से हो चुकी हूँ, और इंसान प्यार का भूखा होता है। जब उसको प्यार ही नहीं मिल पा रहा हर जगह से, जब कहीं से कुछ चीज़ नहीं मिल पा रहा, तो फ्रस्ट्रेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप हल्का सा छू भी दो तो वो आग भड़क जाती है। तो समाज के बच्चों को समझना है, समाज के बच्चों के साथ बैठ करके उनसे बातें करनी है, उनसे प्रेम दिखाना है, ताकि समाज के जो बच्चे कहीं ना कहीं बिछड़ गए हैं या कहीं ना कहीं अपनी माँ के आंचल से और बाप के साए से दूर हो गए हैं, वो माँ के आंचल से लगे रहे और बाप के साए के साथ जुड़े रहे। अब क्या आपको ऐसा लगता है जैसे मेल फीमेल नॉर्मली अपना जैसे उनका जो जीवन रहता है
कि पैदा हुए, अपना पढ़ाई करी, फिर आगे पढ़ाई करी, जॉब पे लगे। वैसे अगर ट्रांसजेंडर खुद से अगर उसको घर से निकाल भी दिया है, अगर वो खुद कहीं जाता है, कोई एडमिशन लेता है, कहीं स्टडी करता है और खुद कुछ बनता है, तो अगर वैसा वो करता है तो जो सोसाइटी का देखने का नज़रिया है वो चेंज बदलेगा। देखो सोसाइटी का नज़रिया बदल रहा है, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं मेरा एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैंने जब गरिमा घर शुरू किया था 2021 के अंदर, मैंने पूरा जयपुर का कोना कोना छान मारा, किसी ने मकान देने को तैयार नहीं थे। जबकि मैं तो स्ट्रगल थी, स्ट्रांग थी और एनजीओ चलाती थी, सीबीओ चलाती थी और मैं जाकर के जगह जगह ढूंढ रही हूँ, तो कोई देने को जब पता चलता है किसके लिए चाहिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, नहीं सॉरी, हर तरह दरवाजे बंद हो जाते थे। और तब उनको डर नहीं लगता था कि बददुआ दुआ करता, वो सोचते नहीं थे ये चीज़ें। नहीं आपको नहीं देनी है, मैं नहीं सॉरी। वो आप देखो, मैंने जाकर के जब एक जोड़रा के अंदर, मरुधर विहार के अंदर, जब मैंने गरिमा गृह खोला और मैंने एक बोर्ड लगा दिया, और जब मैंने वहाँ बोर्ड लगाया और बोर्ड पे जैसे लिखा शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई। और वो लगा पूरी कॉलोनी में बातें शुरू हो गई, और उसने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और लैंडलॉर्ड ने मुझे फ़ोन करके बोला ये तो पूरी कॉलोनी आपके खिलाफ हो रही है और ये सब। तो मैं कहा क्यों हो रही है? तो बोला ऐसे ऐसे कहेंगे। मैं कहा बाबूजी, मैं तो कोर्ट से लीज लेके लिया आपसे, और ऐसा है कि जो आपको ये बोल रहा है तो मैं बात करना चाहूँगी। तो पूरी कॉलोनी के जो लोग हुए, तो मैंने बात करी। मैं कहा क्या आप चाहते हैं कि किसी का बच्चा सड़क पे भीख मांगे? आप चाहते हैं किसी का बच्चा जाके सिग्नल पे खड़े होकर सेक्स वर्क करे? आप चाहते हैं? तो यहाँ तो मैं लाइफ को सेट करने के लिए ले रही हूँ, सबकी गारंटी मेरी है। प्रॉब्लम्स अगर है तो आप मेरे से कंप्लेन का मौका है तो मुझे बोलिए ना। आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन, और आपको फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे ये नंबर है, और आप अपना आधार कार्ड भेजिए और मुझे आप रीज़न दिख लीजिए क्यों आप खाली कराना चाहते हैं, मैं आपका कानूनी तरह से जवाब दे दूंगी। लोग धीरे धीरे हटने लग गए। उस कॉलोनी के अंदर मेरी ऐसी रेपो बन गई, जब तक वो कॉलोनी वाले मेरे से बात नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते थे, या मंदिर में कुछ प्रोग्राम होता सारे बच्चों का। तो बदलाव के लिए हमें बदलना भी है। अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी हमें अपनाए और सोसाइटी हमें हमसे वो वैसा व्यवहार जो नॉर्मल सोसाइटी के साथ रखती है, हमारे साथ भी वैसा व्यवहार रखे, तो उसके लिए मुझे भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे भी अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे भी कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी को अपने परिवार की तरह ट्रीट करके देखना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल। जैसे मैं आपको कोई भी कभी, जैसे ट्रांसजेंडर एक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है ना, मर्द और औरत और एक किन्नर है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, जैसे बताते हैं, कोई आपको जब छक्का बोलता है तो क्या आपको बहुत बुरा फील होता है? क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहले कितने नामों से मुझे पुकारती है, क्या फर्क पड़ेगा? आई एम वेरी हैप्पी यार, मुझे इतने सारे नाम थे, किन्नर, छक्का, मामू, घोड़े, लतियल, क्या कहते हैं, ख्वाजा सराय, हिजड़ा, कितने शब्द हैं। हिजड़ा तो उर्दू शब्द है, मुगल काल में मुझे मिलेगा, पर मेरा इतना सा प्यारा जो शब्द है कि किन्नर, जो देवता के किन पुरुष, यानी जिस पुरुष को अपनी लैंगिकता पे जरा सा भी शक हो, वो किन पुरुष है। और किन स्त्री, जिस स्त्री को अपनी लैंगिकता पे हरा शक हो, किन स्त्री है। तो ये देखो कितना बड़ा, शास्त्रों में देखो कि इवन अगर शास्त्र में उठा के देखती हूं तो मेरा वजूद तो बहुत बड़ा है। हम देव कन्याएं थी, जैसे रंबा और वशी, मेनका, किन्नर कैलाश है, और किन्नर स्टेट था, किन्नर राजा, प्रजा, पूरा साम्राज्य किन्नर था। ये तो मुगल काल में मेरे साम्राज्य को या मेरे वजूद को खत्म कर दिया गया, नहीं तो मेरा वजूद तो इतना स्ट्रांग। आज भी देखा जाए, चाहे रामायण में उठा के देखा जाए, चाहे महाभारत में उठा के देखा जाए, चाहे मनुस्तुति में देख लीजिए, या विष्णु पुराण में देख लिया, या सिकंद पुराण में देख लीजिए, हर जगह मेरा वजूद है। तो मेरा वजूद तो कोई मिटा सकता है क्या? भाई समाज ने कुछ अपने वजूद को पहचाना नहीं, और कहते ना कि जाकर के अपने वजूद को पहचानो कि तुम्हारे अंदर साक्षात श्री राम प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, तुम जिसको भी जाकर के आशीर्वाद दोगे वो फलीभूत होगा। तो मैं क्यों जाऊं, लोग मेरे पास आए, खुद को कर बुलंदा कि मैं दुनिया के सामने ये ऐसा करने से बेटर है कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर पाऊं ताकि लोग चल करके मेरे पास आए।
तो वेरी स्ट्रांगली सेल्फ स्ट्रॉन्ग, सेल्फ लव। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपका नाम पुष्पा माई है, आपका नाम माई क्या माँ से रिलेटेड है कुछ वो? माई तो माई होती है, अगर देखा जाए हाँ। तो यूपी में माई बोलते हैं, हाँ। यानी माँ को बोलते हैं। और मैं जब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, उससे पहले जब किन्नर अखाड़े की मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ, हमने 2014 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वर्डिट आया, उसके बाद हमने देखा कागजों में बदलाव तो करके लेके आ गए, हम सोच में लोगों की एक्सेप्टिंग कैसे ला सकते हैं। तो 2015 को 13 अक्टूबर 2015 को हम लोगों ने उज्जैन के अंदर एक किन्नर अखाड़ा बनाया, 13 अक्टूबर 2015 को। और किन्नर अखाड़ा बना करके हमने सोचा कि हम समाज में खोया हुआ वजूद को यथावत स्थापित करने के लिए हम हमारा जो सनातन धर्म में है, हिंदू सनातन धर्म मेरा वजूद है, उसको यथावत स्थापित करने के लिए हमने किन्नर अखाड़ा बनाया, ताकि कहीं ना कहीं मेरे वजूद को शास्त्रों से मिटा दिया गया था, उसमें यथावत स्थापित करने के लिए हम लोगों ने किन्नर अखाड़ा बनाया। और 2016 के अंदर जब सियस्त को हुआ, तब जाके मैं माँ मेरा, तो मैंने जब मेरा नाम पुष्पा था, मैंने कहा पुष्पा माँ माँ कहेंगे तो माँ तो बोले क्यों ना मैं उसको माई शब्द करके, तब जाके मेरा नाम पुष्पा माई हुआ, तो लोग मुझे पुष्पा माई से नाम से जानते हैं। जैसे आप LGBT की कम्युनिटी का जब वो आता है, दिन आता है प्राइड मंथ, उसमें आप एक रैली निकालते हैं और आप बता रहे थे कि 3,500-4,000 लोग आते हैं उसके अंदर, तो उनका माइंडसेट कैसे रहता है सब लोगों का? देखो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक सेकेंड मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जब क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कुछ लोग वीडियो बना के मजाक उड़ा रहे थे। देखो कुछ, मैं कहता हूँ कि हर एक जो मजाक बनाने का हर एक इंसान का अलग तरीका है। मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने कई ऐसे भी शो देखे, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेल्फ लव, मैंने सेल्फ लव, और मैंने जब प्राइड एक सिर्फ 4 लोग मेरे पर हंसे, मैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 4,000 क्या 4,40,00,000 लोगों को, या 4 करोड़ जो लोग हैं जो हमारे देश के हैं, मैं उनकी खुशी के लिए प्राइड करती हूँ। लोग क्या फर्क पड़ेगा, 4 मेरे अच्छा है ना। लोग जब मजाक बना रहे हैं, मैं कुछ हूं तभी तो तुम मेरी मजाक बना रहे हो ना, यानी मैं कुछ तो स्पेशल हूँ। लोग का हंसी को हंसी पात्र बन रही ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ रही है मुझे देख करके, कम से कम मैं बनावटी तो नहीं हूं ना, मैं कोई फेक तो नहीं हूं ना। तो फिर सबसे बड़ा चीज है। और प्राइड जब होती है तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वी आर वेरी हैप्पी, कि गौरवशाही, कि समाज की और यात्राएं निकलती हैं। हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के लोग जब अपनी अपनी रैलियां निकालते हैं, कितना हैप्पी होते हैं वी आर द। तो ये प्राइड हमारा गौरवशाही यात्रा है। वी आर द प्राउड, हमें प्राउड है कि हम गे हैं, वी आर द प्राउड ऑफ द लेस्बियन है, वी आर प्राउड ऑफ द बाइसेक्सुअल है, वी आर प्राउड ऑफ द ट्रांसजेंडर है, इसलिए हम रोड पे निकल रहे हैं। वी आर द वेरी सेलिब्रेशन डे। और हमारे सेलिब्रेशन में लोग हमारे जो हम डांस कर रहे हैं, या हम जो नाच रहे हैं, या हम अलग भी रंग बिरंगे कर रहे हैं, और लोग उन वीडियोस बनाकर वायरल करते हैं, तो उनकी सोच है यार। मैं तो अपने आप को वेरी हैप्पी प्रेजेंट कर रही हूँ ना। मैं तो इस रोड पे इतने अपने को पावरफुल कह रही हूँ कि मैं हूँ, तक मैं लोगों को इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ला करके, वीडियो बनाना बहुत आसान है, और उस प्लेटफॉर्म पे चल करके अपने आप को आइडेंटिफाई करना इज वेरी पावरफुल। ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल में अंतर क्या है? आप ट्रांस मैन और ट्रांस फीमेल में अंतर ये है कि मेरा जन्म जात जो मैं पैदाइशी हूँ वो पुरुष रूप में हूँ, और मैं आइडेंटिफाई कहीं ना कहीं अपने आप को फीमेल कर रही हूँ, तो वो जाकर के ट्रांस हूँ मैंने। और मैं पैदा महिला रूप में हुई हूँ, और कहीं ना कहीं जाके मैं अपने आप को आइडेंटिफाई मेल कर रही हूँ, तो मैं अपने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करा करके और अपने आप को ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन के अंदर प्रेजेंट कर रही हूँ। और ट्रांसजेंडर शब्द वो है जो एक जेंडर से लेके दूसरे जेंडर तक की जर्नी को जो कंप्लीट करता है। यानी मैं पैदाइश में पुरुष हुई हूँ, और मैं जब तक ट्रांस महिला नहीं बन जाती तब तक मेरे साथ में जो क्राइसिस, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन या हरेसमेंट, जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको फेस करके जब तक वो जर्नी कंप्लीट होती है, दैट इज ट्रांसजेंडर। समझ गया। ऐसी कोई भी स्टोरी आपके साथ, जैसे अभी आप काफ़ी इस चीज़ में बहुत टाइम से आप है ना देख रहे हैं चीज़ें, आपके पास केसेस भी आते होंगे, आपने जैसे बताया कि उनको घर से निकाल दिया फिर आपके पास आई, ऐसी कोई स्टोरी आपके साथ हुई है जब आपको लगा कि बहुत हैरेसमेंट हुआ हो या तो या डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, तब आपको लगा हो कि यार ये तो मैं चेंज करके रहूँगी?
देखो चेंज या बदलाव तो मैं शुरू से सोचती हूँ, और बदलाव ही जिंदगी है। और आज इसी का बदलाव देखो ना, कि आज हम लोगों ने जो प्रयास इतने सालों से कर रहे हैं, और शायद मेरे से पहले भी जो मेरे सीनियर्स थे जो आज नहीं है, जिनका हम 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर रिमेम्बर डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 अप्रैल को ट्रांसजेंडर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पर अभी भी चैलेंजेस है, जिस तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो लेके अपने सोचते बदलाव लेके आए। बदलाव तो उस दिन जब आएगा जिस दिन इक्वलिटी की बात होगी। हम बात करते हैं अभी भी हमारा पैतृक संपत्तियों के सब पुरुषार्थ के बराबर हम पुरुष तुल्य को आगे रखते हैं, महिला को भी पीछे रखते हैं। तो जिस दिन वो ये बदलाव रहेगा कि तीनों जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों एक साथ पैनल पे साथ चलेंगे, तीनों कंधे से कंधे बराबर जाए, ये मैं बदलाव करके जरूर रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने ताली मूवी देखी थी, तो उसमें ना एक सीन होता है जिसमें वो एक ट्रांसजेंडर ही उनकी डेथ हो जाती है एंड डॉक्टर्स उनका ना ऊपर तक नहीं रखते हैं। क्या ये सच में होता है? देखो पहले जो था वो सिविल डेथ के टाइम पे, सिविल डेथ में लावारिस एवरीथिंग टू, कि क्योंकि नहीं, वो जो चीज दिखाई थी वो पहले होता था। अच्छा। पर उसको एक प्रेजेंट अभी किया गया है। पर अब तो बहुत बदलाव हो चुका है, क्योंकि इवन पहले अभी तो में बर्थ में और डेथ सर्टिफिकेट में भी ट्रांसजेंडर लग गया, नहीं तो पहले ये नहीं था। क्योंकि रीजन क्या था ना, कि हमारे पास तो न तो कब्रिस्तान था, ना हमारे पास शमशान था, हम करें क्या। अभी आपको सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। देखो जब लॉ आता है और लॉ के साथ में एक्ट आता है और एक्ट के साथ जब रूल आता है, तो सब कुछ बदलाव हो जाता है। और बदलाव ही जिंदगी। आज देखो 10 साल के अंदर एटलीस्ट इतना बदलाव है कि आज अपने ब्रॉडकास्ट पे आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हो, यही बदलाव है। ये एक्सेप्टिंग तो सरकार ने उसी दिन कर ली थी कागजों में। अब बदलाव तो तब है कि सोच और नजरिए का बदलाव है, तभी जाके बदलाव। बाकी तो एक्सेप्टिंग तो जब आप देखो पेपर्स में क्या, आधार कार्ड आपके डॉक्यूमेंट्स में बदलाव आ चुका है, तो अब तो सिर्फ सोच का और नजरिए का बदलाव ही तो करना है। और वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, जब जिस दिन कहते हैं बच्चे घर से बाहर फेंकना बंद हो जाएंगे, माँ बाप बच्चों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन शरीर भी, नजरिया और बदलाव भी उस दिन संभव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कैसे होगा ये चेंज? चेंज देखो, ये आप जैसे ब्रॉडकास्ट चैनल्स के माध्यम से हम जब एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, लोग जब देखते हैं तो लोग की सोच में बदलाव आता है, लोग की नज़रिए में बदलाव भी आता है। और जिस दिन एजुकेशनली जब हमारा एजुकेशनली कम्युनिटीज स्ट्रांग होगी, तो उनमें सब कुछ बदलाव है। जैसे ना ट्रांसजेंडर तालियां बजाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो ताली बजाने के अलग अलग नियम है, और ताली के मैं ये बहुत बाद में आपसे डिस्कस करूंगी जी। और मैं भी फिलहाल बताऊंगी कि ताली एक इसलिए बजाई जाती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर पॉलिटिकल देखो, ताली अलग अलग तरीके से होती है। बधाई के टाइप पे ताली अलग होती है, इवन किसी खुशी मौके में अलग होती है। साउंड अलग होता है उसका या फिर नहीं, वो उसकी एक अलग अलग स्टाइलिंग अलग अलग अच्छा होती है। अच्छा। तो ये तरह वो हम आगे कभी लंबे डिस्कस करेंगे कि आप जी। पर मैं ताली बजाने का रीजन है कि मेरे पास कुछ नहीं है इवन उसका रिया। पर ये ताली तब बजाई थी सिंगलता की व्यर्थ, कि इवन बधाई के टाइम पर लोगों ने उसका अलग तरीके से मतलब समझा है। वही है, लोगों में परसेप्शन कुछ और बना हुआ है। जब आप साथ बैठ के बात करते हैं तो पता चलता है कि ये तो है ही नहीं। जैसे आप बार बार बोल रहे हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो लोगों को सिर्फ एक ही पहलू पता है। एक ही पहलू। और जिस दिन ये हमारे कहते हैं ना कि स्कूल के एजुकेशंस में जब तक ये ट्रांसजेंडर का चैप्टर आ जाएगा, तो हर एक बच्चा समझने लग जाएगा और हर एक बच्चा पढ़ने लग जाएगा, तो शायद ये बहुत सारी मिथ्याएं और जो बहुत सारे जो भ्रम है या बहुत सारा जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।